क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी पहले सफलता के शिखर पे पहुंचती है, फिर चैलेंजेस का सामना करते हुए गिरती है और फिर एक नए जज्बे के साथ ई कॉमर्स जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में 15% मार्केट शेयर वापस गेन करती है। स्नैपडील की कहानी है रेजिलियंस, रीइन्वेंशन और डिटर्मिनेशन की। तो आइए दोस्तों, स्नैपडील की इस रोलर कोस्टर जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको कुछ बिजनेस के बड़े लेसन सिखाते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्नैपडील के सफर की शुरुआत साल 2010 में होती है, जब रोहित बंसल और कुणाल बहल ने एक डील्स डेली प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया। ये उनका अटेम्प्ट था कि इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट में एक नया मॉडल लाया जाए, जिसमें उन्होंने इंडियन कस्टमर्स को लुभाने के लिए डील्स और डिस्काउंट्स देना शुरू किया और जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म को एक मार्केट प्लेस में बदल दिया, जहां पे सेलर्स डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच सकते थे। और ये डिसीजन स्नैपडील के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई। साल 2011 में स्नैपडील ने करीब $12 मिलियन कल्लारी कैपिटल और बेसमेंट वेंचर से रेस किया। स्नैपडील ने अपना मेजर फोकस मार्केटिंग और अपनी ब्रांड पोजीशनिंग बनाने में किया और 2015 तक वो इंडिया के तीसरे सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गए थे, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बाद। स्नैपडील ने अपने एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स, पार्टनरशिप और प्रोडक्ट ऑफरिंग के जरिए कस्टमर से अपना रीच बढ़ाना काफी तेजी से शुरू किया। 2015 तक स्नैपडील का ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू $2 बिलियन से ज्यादा था और करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पे मंथली एक्टिव यूजर्स थे। लेकिन साल 2017 में स्नैपडील को अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक करना पड़ा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ गया था अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की वजह से। साल 2017 में स्नैपडील ने करीब $200 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया और यही स्नैपडील को अपना फोकस चेंज करने पे मजबूर होना पड़ा। जहां वो डील्स और डिस्काउंट्स पे बिलीव करते थे, उसकी बजाय अब वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर गए। उन्होंने इंडियंस का बाइंग पैटर्न देखा कि बेसिकली इंडियंस पैसा वहीं खर्च करते हैं जहां पे उन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, इसीलिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इंडियन ऑडियंस के लिए बेस्ट था। ये ट्रांजिशन थोड़ा स्लो था और उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू को फिर से पोजीशन करना मार्केट में शुरू किया। 2017 में स्नैपडील मेजर इश्यूज फेस कर रहा था, जहां एक तरफ उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं थी। साथ ही कंपनी में इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था और कंपनी सोच रही थी कि वो मार्केट से एग्जिट कर लेती है, मतलब स्नैपडील को किसी को बेच दिया जाए। और मार्केट में जो सबसे आगे खड़ा था वो था फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट स्नैपडील को करीब $1 बिलियन में खरीदने का प्रपोजल दिया, लेकिन स्नैपडील ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया। ये डिसीजन स्नैपडील की लीडरशिप के लिए एक मुश्किल डिसीजन था, बट उन्हें लगा कि इतनी कम वैल्यू में कंपनी को बेचना सही नहीं होगा और कंपनी ने फिर से अपनी स्ट्रेटजीज पर रीथिंक किया। जब स्नैपडील अपनी फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग से सफर कर रहा था, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप में कई सारे चेंजेस किए। रोहित और कुणाल बहल ने अपनी पोजीशन को रीडिफाइन किया और कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया मार्केट में, जिसमें सबसे पहले कंपनी ने अपने नॉन कोर बिजनेसेस को बेच दिया, जैसे कि फ्री चार्ज को एक्सिस बैंक को $60 मिलियन में बेचा। वहीं फ्लिपकार्ट से मर्जर टॉक फेल होने के बाद स्नैपडील ने 2.0 स्ट्रेटेजी लॉन्च किया, जिसका पूरा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और अपने कोर बिजनेस को मार्केट में रीस्टैब्लिश करना था। और इस तरह से उन्होंने अपनी हर तरह से कॉस्ट कटिंग किया, फिर चाहे वो एम्प्लॉय लेवल पे हो या फिर क्या प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा उसमें डिस्काउंट देने पे हो। कंपनी ने हर तरह अपने आप को बदलाव किया। और तीसरा शिफ्ट कंपनी ने अपने आप को प्रीमियम ऑडियंस से हटा के नॉन प्रीमियम सिटीज पे किया। जहां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने टायर 1 सिटीज पे पूरी पकड़ बना ली थी, वहीं टायर 2 और टायर 3 जैसे सिटीज में काफी सारा स्पेस खाली था। इसलिए स्नैपडील ने अपने आप को छोटे शहरों पे फोकस करना शुरू किया, जहां पे उन्होंने बजट फ्रेंडली आइटम्स के साथ ही एक्सपेंड किया और मार्केट की जरूरतों को आम आदमी के हिसाब से पूरा करना शुरू किया। लेकिन उसी बीच 2020 के कोविड पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। लेकिन स्नैपडील ने चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स को बहुत तेज पकड़ा और कोविड के हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज भी कर लिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को इसेंशियल गुड्स और हेल्थ केयर आइटम से पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। 2020 में स्नैपडील के इसेंशियल गुड्स आइटम में काफी ज्यादा ग्रोथ देखा गया। साथ ही स्नैपडील ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फैशन, होम, ब्यूटी और पर्सनल केयर के कैटेगरीज में भी एक्सपेंड किया, जो कि हर सेगमेंट के ऑडियंस को एक साथ जोड़ लेता है। और फाइनेंशियल ईयर 19 में जहां इनके 19 मिलियन बायर थे, वो फाइनेंशियल ईयर 20 में करीब 27 मिलियन में बदल गए। स्नैपडील के इतनी फास्ट ग्रोथ के पीछे है उनका टेक्नोलॉजी का राइट यूज करना। स्नैपडील ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी मजबूत किया, जिसमें एआई और मशीन लर्निंग टूल्स का यूज करके उन्होंने अपने पूरे सप्लाई चेन को मैनेज किया। साथ ही आज की डेट में कस्टमर एक्सपीरियंस सब कुछ है और कंपनी ने अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको भी संभाला, जिसमें स्नैपडील ने अपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन को ऑप्टिमाइज करते हुए कस्टमर के ब्राउजिंग पैटर्न और क्लिक डेटा को भी पूरी तरह ट्रैक किया। ये यूज करके उन्होंने कस्टमर्स को कस्टमाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया। इसका मतलब है जैसी कस्टमर की नीड है वैसे ही प्रोडक्ट उसको सामने दिखा दो।
इस ग्रोथ के पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उनका सेलर इकोसिस्टम। स्नैपडील को यह बात पता थी कि अगर अपने उन्होंने सेलर्स को बढ़ाया तो ऑटोमेटिक उनका प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा ही करेगा। इसीलिए उन्होंने सेलर ग्रुप को स्ट्रेंथन करने के लिए लोन्स बांटे, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया और साथ ही उनको मार्केटिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया कि सेलर्स अपने प्रोडक्ट आसानी से इनके प्लेटफॉर्म पे बेच सकें। और साथ ही उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए भी लिस्टिंग इजी कर दिया, जिससे नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर भी सेलर्स अपने प्रोडक्ट को इजीली कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू, जिस वजह से साल 2020 तक स्नैपडील अपने साथ करीब 5 लाख से ज्यादा सेलर्स को जोड़ पाया था। और करंट मार्केट सिनेरियो देखें तो जहां एक तरफ फ्लिपकार्ट और अमेजन ने मार्केट को पूरी तरह डिसरप्ट करके रखा है, वहां आज भी स्नैपडील अपनी 15% मार्केट पोजीशनिंग बनाए रखा है। स्नैपडील का पूरा फोकस अपनी नीश मार्केट को कैटर करने में है। उन्होंने छोटे सिटीज में अपने रीच को काफी तेजी से एक्सपेंड किया, जहां अमेजन और फ्लिपकार्ट कॉम्पिटिटिवली काफी लो थे। इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू स्नैपडील अपने आप को री-एस्टैब्लिश कर पाया और इसीलिए स्नैपडील ने फाइनेंशियल ईयर 23 में अपने लॉसेस 45% कट करते हुए 388 करोड़ का रेवेन्यू भी पोस्ट किया और 2024 में ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ साफ दिख रही है। अब अगर आपका भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और आप भी स्नैपडील की जर्नी से सीख रहे हैं, तो आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि स्नैपडील आज क्या कर रहा है और उसके फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जहां उन्होंने अपने सेलर्स के साथ एक जीरो कमीशन मॉडल पेश किया है, जिससे वो सेलर्स के सस्ते प्राइस को कस्टमर तक बहुत ही कम दाम में पहुंचा सकते हैं। अब कस्टमर को सस्ता मिलेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे और जब वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ज्यादा फायदा सेलर्स को होगा और सेलर्स को जब फायदा होगा तो अल्टीमेटली स्नैपडील को फायदा होगा। दूसरी स्ट्रैटेजी देखें तो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ उन्होंने बेटर प्राइसिंग पे भी काफी फोकस किया। स्नैपडील ने डिलीवरी चार्जेस जीरो कर दिया, साथ ही उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस भी जीरो कर दिया और प्लेटफॉर्म कमीशन भी उन्होंने हटा दिया। स्नैपडील ने बीते कुछ सालों में अपने बिजनेस को इस तरह से रिफाइन किया है कि वो अपने कस्टमर तक मिनिमम प्राइस में प्रोडक्ट पहुंचा सकें और यही उनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा अमेजन और फ्लिपकार्ट के सामने आने वाले वक्त में। स्नैपडील की तीसरी स्ट्रैटेजी समझे तो आने वाला फ्यूचर होने वाला है एआई का, जिसको स्नैपडील ने 2017 में ही पहचान लिया था और उसी से उन्होंने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट को पर्सनलाइज कर दिया, अपने सप्लाई चैनल को ऑप्टिमाइज किया जिससे कस्टमर्स को जल्दी प्रोडक्ट पहुंचे और कस्टमर्स की एंगेजमेंट बढ़ती जाए। ओवरऑल फोकस आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से कस्टमर को कम टाइम में प्रोडक्ट बेचा जा सके और वही प्रोडक्ट बेचें जो उनकी जरूरत हो। तो ओवरऑल अगर हम स्नैपडील की जर्नी देखें तो सबसे पहले कंपनी ने डील्स और डिस्काउंट के थ्रू अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश किया, बट कंपटीटर्स के आने के बाद वो मार्केट में बुरी तरह फेल होने लगे। लेकिन कंपनी का रेजिलियंस ऐसा था, कंपनी का बाउंस बैक अप्रोच इतना शानदार था कि कंपनी ने फिर से मार्केट में वापसी किया और जैसे ही उन्होंने कस्टमर्स की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया, वो मार्केट में रीस्टैब्लिश फिर से कर गए। और आज भी स्नैपडील अगर मार्केट में 15% मार्केट शेयर होल्ड करता है तो उनका मार्केट में यूनिक डिफरेंशिएटर है जो कि हर एक बिजनेस ओनर को समझना चाहिए। स्नैपडील के कुल 7 मार्केट में डिफरेंशिएटर हैं, जिस वजह से उन्होंने 15% मार्केट होल्ड किया है। आपको वो भी समझा देते हैं। सबसे पहला उन्होंने फ्री डिलीवरी देना शुरू किया, किसी भी ऑर्डर पे कोई छुपी हुई कॉस्ट नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने एडिशनल प्लेटफॉर्म के चार्जेस सारे हटा दिए, जिससे शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी ट्रांसपेरेंट हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था, कस्टमर्स को इजी रिटर्न दिया जाए और कोई भी गिमिक न दिया जाए। और स्नैपडील के चौथे डिफरेंशिएटर को समझे तो जहां कंपनी हर तरफ चीजें इतनी ज्यादा सस्ती कर रही है, लेकिन उन्होंने मिनिमम कार्ट वैल्यू नहीं रखा है। आप कितने भी रुपए का कार्ट से सामान खरीदिए, आपको वो फ्री डिलीवरी ही देंगे। जैसा कि अमेजन में होता है कि आपको प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तब जाके आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। लेकिन स्नैपडील ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये कस्टमर्स को बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। और पांचवा है कि इंडिया के हर तरह के ऑडियंस के लिए सेम प्राइसिंग, चाहे वो टायर 1 हो, टायर 2 या टायर 3 सिटी। छठा डिफरेंशिएटर है कि इन्होंने iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी यूज किया। और सातवां और आखिरी डिफरेंशिएटर है कि कंपनी ने ऑनेस्ट प्राइसिंग कस्टमर्स के सामने रखी। कोई भी सेल्स दिखा के ज्यादा दामों में प्रोडक्ट नहीं बेच देना है। स्नैपडील की एक और खास बात है जो उन्हें मार्केट से अलग बनाती है। ये कस्टमर और सेलर्स के लिए एक यूनिक इवेंट है, जहां पे स्नैपडील कस्टमर और सेलर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। इसमें सेलर्स को एक्सेप्शनल विजिबिलिटी मिल जाती है और कस्टमर्स को अच्छी डील्स में प्रोडक्ट मिल जाया करता है। ये स्नैपडील ने कस्टमर और बायर के बीच में एक बड़ा विश्वास जोड़ने के लिए सेल्स इवेंट बनाया। इन वजहों से कंपनी ने मार्केट में अपने आप को रीस्टैब्लिश किया और 15% जैसा कि स्ट्रॉन्ग शेयर उन्होंने आज भी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट में आप कुछ अलग दिखेंगे तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है इंडिया में आज की डेट में बिजनेस करने का। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आपको कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आप इस वीडियो को जरूर समझिए डिटेल में।
और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।